हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य एक ऐसे अखंड भारत में, मतलब भारत के इतिहास में पहली बार एक अखंड भारत के विशाल साम्राज्य की नींव रखी। अखंड भारत में एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। ये है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। चलिए हम लोग जानते हैं कि नंद वंश के बाद एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के पराजित कर एक विशाल सम्राट की स्थापना किए, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किए। वो हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐसे कहा जाता है कि ये क्षत्रिय थे, लेकिन निर्णय लास्ट में इतिहासकारों ने व्याख्यान किया, निर्णय दिया कि नहीं, ये शूद्र थे, निम्न वर्गीय जाति के थे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं किधर इनका क्षेत्रफल कैसा था। तो पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, सबसे पहले इधर उत्तर और पश्चिम हिंदकुश पर्वत, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेके यहाँ कश्मीर से होते हुए इधर असम को टच नहीं करना है। असम इनके अंतर्गत नहीं था। बंगाल होते हुए नीचे मैसूर तक, ये मैसूर, सौराष्ट्र, उज्जैन, मालवा, मगध, मालवा, कुरु, पंचाल, कौशल, पाटलिपुत्र, अंग, ये होते हुए पंजाब, सिंधु नदी, ये है हेरात होता है, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, मकरान, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहलाता था। चलिए ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन है जो इतना विस्तार अपना किए हैं, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के थे? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए। संस्थापक इनको बोला जाता है। जो इनके गुरु कौन थे? तो जानते ही होंगे, विष्णुगुप्त, जिनको कौटिल्य बोला जाता है, चाणक्य बोला जाता है। वो एक तक्षशिला के क्या थे? गुरु थे, महान शिक्षक थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता किया घनानंद को हराने में और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी। चलिए हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है। और गद्दी पर कब बैठे? तो 322 ईसा पूर्व, मतलब 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, गद्दी पर बैठे 322 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुई? तो 298 ईसा पूर्व में। कहाँ मृत्यु हुई? तो कर्नाटक में हुआ। कौन विधि से? संलेखना विधि से। जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे लास्ट में। चलिए हम लोग बात करते हैं भारतीय इतिहास की शुरुआत जो है, मतलब अखंड भारत के निर्माण में इनका क्या योगदान था। तो भारतीय इतिहास में एक पहली बार ऐसा था कि एक अखंड भारत की नींव रखी और जाके आगे में विस्तार हुआ। इनके पोता कौन थे? अशोक, जो और भी विस्तारवादी नीति को अपनाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इनका क्यों ये ऐतिहासिक स्रोत, मतलब अखंड भारत क्यों माना जाता है कि अखंड भारत का ये निर्माण किए थे, एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। तो इसमें जानते हैं ये ऐतिहासिक जो की शुरुआत है, और इसमें इनका बहुत सा साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य है और सांस्कृतिक है, विदेशों का विवरणी मिला है। तो ये इनका लिखित साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य से भी प्राप्त हुआ है कि नहीं, ये एक मौर्य वंश, एक सम्राट था, एक अखंड भारत की नींव रखी। चलिए इनके बारे में जो विवरण है उसका जानते हैं। कौन कौन विवरण से पता चलता है कि भारत में एक अखंड साम्राज्य की स्थापना हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये स्रोत क्या है। पहले साहित्यिक स्रोत क्या है? तो साहित्यिक स्रोत के बारे में हम जानते हैं। साहित्यिक स्रोत मेगास्थनीज कौन है? तो इनका कृति इंडिका है। मेगास्थनीज की कृति इंडिका है। उन्होंने इनको चंद्रगुप्त मौर्य को एक विशाल साम्राज्य के वर्णन किया है। तो इंडिका, मेगास्थनीज का इंडिका है। और ये कौन थे? तो यूनान के राजदूत थे, जो सेल्यूकस निकेटर के एक राजदूत थे जो यूनान के थे, और ये आए थे इनके दरबार में। तो ये लिखे हैं। प्रमुख कृति क्या है इनका? तो इंडिका है। ठीक है, इंडिका। इसमें 7 जातियों का वर्णन किया है, मतलब 7 जाति यहाँ रहते, 7 भागों में बटा हुआ था ये। और दास प्रथा का अभाव था, यहाँ दास प्रथा नहीं चलती थी। ये है कहानी इनकी, जो मेगास्थनीज से सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, ये यूनान से आए थे। ये इनका स्रोत है पुरातात्विक, मतलब साहित्यिक स्रोत में पहला साहित्य है जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है, इंडिका है। और इनके 7 जातियों का वर्णन, दास प्रथा का अभाव था। अब प्रमुख इनका कृति कौन है? इंडिका है, जो ये मौर्य साम्राज्य है उसका ये लिखित विवरण है। तो साहित्यिक स्रोत है मेगास्थनीज का। उसके बाद कौटिल्य, जिनको हम विष्णुगुप्त बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, ये
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इनका प्रमुख रचना क्या है? अर्थशास्त्र है। ये अर्थशास्त्र है और मौर्य काल का जो है आर्थिक और राजनीतिक संबंधी विवरण पूरा इनमें दिया हुआ है। मौर्य काल का इतिहास को अगर जानना है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र को पढ़ना है और इनका विवरण मिल जाएगा। पाटलिपुत्र कैसा था, किस किस्म के घर बनाए जाते थे, नालियाँ कैसी थी, उनका अर्थव्यवस्था कैसा था, रहने के किले कैसे थे, ये सब इनसे मिले जाएंगे। चलिए, ये है कौटिल्य, इनका अर्थशास्त्र है और उससे क्या मिलता है? अर्थशास्त्र से पूछता है तो आर्थिक और राजनीतिक जीवन की कहानी मिलती है पाटलिपुत्र की। तो ये कौटिल्य का कहानी हुआ। और आगे हेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक परिशिष्ट पर्वन है। उनके द्वारा जैन धर्म में दीक्षित होने का प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। और ये परिशिष्ट पर्वन के कहानी से मिलता है किनका? हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन से इनका साहित्यिक स्रोत का पता चलता है। ये इतिहास का एक मेन जैन धर्म में इनकी क्या थी? आस्था थी। किनको? चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म मानते थे? जो जैन धर्म मानते थे। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस है जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब ये कौन से जाति थे? शूद्र जाति थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 भागों में वर्ण को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये निम्न वर्गीय जाति के थे जिनको क्या बोला जाता है? शूद्र बोला जाता था। तो इनको प्रमाण कौन दिए हैं? तो वैशाख दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी विशाख दत्त देते हैं। किस में देते हैं? तो मुद्रा राक्षस में देते हैं। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य के, ये मतलब मौर्य साम्राज्य का साहित्यिक स्रोत। अब हम लोग जानते हैं 4 ये देख लिए। मेगास्थनीस थे, कौटिल्य थे, हेमचंद्र थे, विशाख दत्त थे। और एक बौद्ध किताब, 2 बौद्ध किताब है, दीपवंश और महावंश। ये दोनों ध्यान रखिएगा। दीपवंश और महावंश में भी बौद्ध धर्म का बौद्ध ग्रंथ में भी इनका जिक्र है कि यहाँ क्या थे? पाटलिपुत्र में एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दीपवंश और महावंश में भी इसकी जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। ये हुआ साहित्यिक स्रोत, मतलब साहित्य में क्या क्या वर्णन मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातत्व में कैसे हम लोग वर्णन करते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य सम्राट की स्थापना किए थे। तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख, इनका 3 अभिलेख है। एक दीर्घ अभिलेख है, एक लघु अभिलेख है और एक अलग, मतलब सबसे अलग एक अभिलेख है। वो बोला जाता है, इस अभिलेख से इनका स्रोत मिलता है कि महान सम्राट कहाँ हुए थे? तो पाटलिपुत्र में हुए थे और वो एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो अभिलेख से मिलता है। अशोक का अभिलेख, बृहत अभिलेख भी है, लघु अभिलेख भी है। और ये कहाँ? शिला पर लिखे गए थे, गुफा में लिखे गए थे और पाया पे लिखे गए थे, जिसको स्तंभ लेख बोलते हैं। स्तंभ लेख, शिला लेख और गुफा लेख, ये 4 था। गुहा लेख जिसको बोलते हैं, ये अशोक का अभिलेख है। फिर जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा वर्णित है और ये कहाँ है? तो सौराष्ट्र में परंदत्त ने क्या कराया था? एक झील बनवाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से एक झील बनवाए थे। वो उल्लेख है कि पाटलिपुत्र में एक क्या था? मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। तो एक जूनागढ़ अभिलेख है, ये अशोक का अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। काली पॉलिश की यह मृदभांड है, जो किसका प्रमाण है कि पाटलिपुत्र में क्या मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ था। और एक भवन है, एक स्तूप है और एक गुफा है। ये सब से प्रतीत होता है कि मौर्य सम्राट यहाँ मौर्य सम्राट का यहाँ स्थापना हुआ था। और आहत मुद्रा, जिसको 5 मार्क मुद्रा बोला जाता है, इनकी प्रमाण मिलते हैं। तो ये सब है पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व से स्रोत मिलते हैं, मतलब खुदाई हुआ या ये खोज हुई, ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं। खुदाई हुई या कहीं से खोज हुआ, तो ये सब क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त हुए हैं। ये है कहानी दूसरी। तीसरा है अन्य विवरण जो विदेशों से लोग आए वो भी वर्णन किए कि नहीं पाटलिपुत्र में कैसा था, साम्राज्य कैसा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से एक व्यक्ति थे, वो शासक थे और इनकी
महान साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो मेगास्थनीज, जैसा कि हम लोग बताए, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और वो यूनान के शासक थे। सेल्यूकस निकेटर, उनके राजदूत बनकर आए थे मेगास्थनीज। स्ट्रेबो और कोटियस, ये भी विदेशी व्याख्याकार हैं। जो राजदूत थे वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और इनका बुक है। चलिए, ये हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो एक अखंड भारत की नींव रखी, भारत में सबसे पहले एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। ये है स्रोत, जानने का स्रोत कि कैसे प्रमाण मिलता है। लिखित प्रमाण है, साहित्यिक प्रमाण है, पुरातात्विक स्रोत भी हैं। तो ये था कहानी कि मौर्य सम्राट का। चलिए हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक विस्तृत विवरण। कौन है चंद्रगुप्त मौर्य? तो सबसे पहले नंद वंश का अंत किए। नंद वंश का अंत किए। ये नंद वंश कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। ये एक महान सम्राट था, शूद्र थे, लेकिन इनके पुत्र कौन थे? घनानंद थे, जो अत्याचारी राजा थे और अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। इनको कौन हटाए थे? तो चाणक्य के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या कर दी थी। और इसके बाद ये मगध में किस सम्राट की स्थापना हुई? तो मौर्य सम्राट का स्थापना हुआ। चलिए, नंद वंश, चाणक्य की राजनीतिक बुद्धिमत्ता और चंद्रगुप्त ये मौर्य के साहस के बाद घनानंद को अत्याचारी शासन समाप्त कर कब गद्दी पर बैठे तो 321 ईसा पूर्व में बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साहस था और इनका गुरु मतलब शिक्षा, कौटिल्य का जो शिक्षा हुआ, विष्णुगुप्त का शिक्षा से इनको सिंहासन से हटाया गया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किए, तक्षशिला में ले जा करके इनको बचपन से ही मतलब इनको शिक्षित किए। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश को समाप्त करके एक नए सम्राट की स्थापना की। वो कौन सा सम्राट बने? मौर्य साम्राज्य। तो सिंहासन पर से हटा दिए, किनको? हत्या कर दिए और युद्ध हुआ, ये हत्या हो गया इनका, किनको? नंद वंश घनानंद को, और एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। तो पहला क्या है? नंद वंश के समाप्त किए। कौन किए? तो चाणक्य के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य किए। तो नंद वंश का अंत हुआ और 321 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे। चलिए आगे बात करते हैं साम्राज्य का विस्तार। यह न केवल मगध को जीता बल्कि पूरे उत्तर भारत और के एक साम्राज्य को अधीन कर लिया। ये पूरे भारत में ही नहीं, उत्तर भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अभी जो दर्शाए ये देखिए एरिया इनका, ये सिर्फ भारत में नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मकरान, बलूचिस्तान, कंधार, हेरात, ये सब इनको क्या मिला था? गिफ्ट में मिला था, लेकिन ये जीते थे। अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, हिंदू कुश पर्वत से लेके यहाँ आसाम को छोड़कर पूरा बंगाल का क्षेत्रफल है और नीचे कर्नाटक तक इनका पूरा बृहद साम्राज्य बना था। 5 मिलियन हेक्टेयर में इनका क्षेत्रफल था। तो आगे देखते हैं, ये दूसरा पॉइंट। सबसे पहला हुआ नंद वंश का अंत किए, दूसरा साम्राज्य विस्तार किए। ये न केवल मगध को जीता बल्कि पूरे उत्तर भारत में इन्होंने अधीन किया। सिकंदर की मृत्यु के बाद इन्होंने पंजाब को भी जीत लिया था। सिकंदर का, जैसा कि जानते हैं, 323 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था सिकंदर को। वो भारत आने से उनकी सेना ने मना कर दिया, तो वो वहीं से बेबीलोन के थे और वहीं से मतलब सिंधु नदी के उस तरफ से ही लौट गए। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद इन्होंने पंजाब को भी जीत लिया। ये दूसरा है साम्राज्य का विस्तार। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर कौन थे? तो सेल्यूकस निकेटर ये कौन थे? सेनापति थे। किनके? सिकंदर के। तो यूनान से आए थे और यूनान के मतलब सेल्यूकस निकेटर का एक यूनानी शासक, फिर सिकंदर के मृत्यु के बाद ये यूनानी शासक बने और उनका एक राजदूत था। वो कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। तो चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर्स को पराजित किया और एक संधि के तहत सेल्यूकस को क्या क्या मिला? 500 हाथी उपहार में मिला था और प्लस सेल्यूकस को क्या क्या मिला? सेल्यूकस ने क्या क्या दिए? काबुल दिए, कंधार और हेरात और बलूचिस्तान के क्षेत्र पड़े और अपनी पुत्री का विवाह हेलेना नाम था, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिए। मतलब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ तो सेल्यूकस निकेटर को पराजित होना पड़ा और 305 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा 305 ईसा पूर्व में इनकी हार हुई थी सेल्यूकस निकेटर के। और ये सेल्यूकस निकेटर ने ये 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप कर वो लौट गए और इनके अपने पुत्री हेलेना से इनका विवाह कर दिए थे। तो कौन कौन प्रांत मिले इनको? काबुल, कंधार, हेरात और
मकरान जिसको बोलते हैं, बलूचिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, ये इनको सौंप के चले गए। तो तीसरा इनका सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ और ये क्षेत्र विस्तार किए। ये हुआ पहला नंद वंश का अंत, साम्राज्य का विस्तार, और दूसरा सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। और चौथा क्या है, सुदृढ़ शासन प्रणाली, माने चंद्रगुप्त के शासन में कर व्यवस्था हुआ, कर व्यवस्था हुई, कर टैक्स लगने लगा, न्याय प्रणाली स्थापित हुई, अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ और उनका प्रशासन इतना संगठित का आधुनिक संस्था की नींव पड़ी। ये ध्यान रखिएगा। कर सिस्टम हो गया, मौर्य प्रशासन एक ऐसा संतुलित संगठन बना कि एक प्रशासनिक तरीके से व्यवस्था हुई और कर भी लगता था, न्याय भी व्यवस्था होती थी, आर्थिक विकास भी हुए, राजनीतिक विकास भी हुए और एक ऐसा साम्राज्य स्थापना हुई ताकि आज लोग आधुनिक मतलब ये आधुनिक संस्थाओं की नींव रखी गई। ये है मगध मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट। आगे बोलते हैं, ये धीरे धीरे विस्तार किए और अंत में जैन धर्म अपना लिए थे। धीरे धीरे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा अपना लिए, जैन धर्म। और अकाल पड़ा था तो मगध में अकाल पड़ा तो ये भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए, सरवन बेलगोला कर्नाटक चले गए और वहीं संलेखना विधि द्वारा मतलब अपने आप को भूखे रखकर कुछ दिनों के बाद संलेखना विधि के द्वारा ये अपने शरीर को त्याग दिए और इनका मृत्यु हो गया। और जीवन का अंतिम समय, ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की सिंहासन मतलब जैन धर्म अपना लिए और बिंदुसार को सौंप कर दक्षिण भारत सरवन बेलगोला चल गए। मतलब इनके बाद इनका पुत्र कौन थे, अजातशत्रु नहीं बिंदुसार इनका पुत्र थे। बिंदुसार ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु है हर्यक वंश में और यहाँ बिंदुसार है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा कौन थे, बिंदुसार को सत्ता सौंप के खुद कहाँ चले गए, दक्षिण भारत में चले गए और सरवन बेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये कहानी है जीवन के अंतिम में। ध्यान रखिएगा, जीवन का अंत समय में इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और संलेखना विधि द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। आगे ये था इंट्रोडक्शन मौर्य साम्राज्य का। मौर्य सम्राट एक अखंड भारत मतलब प्राचीन इतिहास में एक ऐसा स्रोत बना, मतलब प्राचीन इतिहास में एक ऐसा नींव साम्राज्य की नींव रखी गई जो आज आधुनिक संस्था की प्रेरणा स्रोत हो गया और एक अखंड भारत में एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी गई। चलिए हम लोग बात कर देंगे आगे अजातशत्रु के बारे में और बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।